बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जयपुर का दौरा रहने वाला है। चुनाव से पहले पीएम मोदी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तकरीबन 4.5 साल बाद जयपुर में पीएम मोदी की ये सभा होने वाली है। परिवर्तन संकल्प महासभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे विशेष विमान से पीएम जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद दोपहर 2:10 पर हेलीकॉप्टर से सीधा धानक्या के लिए पीएम मोदी रवाना होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद तकरीबन 3 बजे सभा स्थल पर पीएम मोदी के पहुंचने का कार्यक्रम तय किया गया है। दादिया में पीएम मोदी की सभा होगी। 1 घंटे तक सभा स्थल पर पीएम मोदी रहेंगे, जहां पर चुनावी हुंकार उनकी ओर से भरी जानी है। चुनावी शंखनाद आज पीएम मोदी करेंगे। तस्वीरें सबसे पहले इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा जो सभा स्थल का एरिया है, जो क्षेत्रफल है, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर भगवा मय यहां पर नजारा नजर आ रहा है। एक खास संदेश भी यहां पर देने की कोशिश, जहां पर महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। सुरक्षा के लिए भी महिला सुरक्षा कर्मी तैनात की गई हैं। तो उत्साह आप देख पा रहे हैं। जमकर वहां पर मोदी मोदी के नारे अभी से लगते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर सब कुछ आपको केसरिया रंग में नजर आएगा। सभा स्थल पर पीएम मोदी के 1 घंटे का रहने का कार्यक्रम है और फिर शाम 4:40 पर वापस से पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए। विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी लगातार राजस्थान आ रहे हैं। पिछले 11 महीनों की अगर बात करें तो 8 बार पीएम मोदी का राजस्थान का दौरा हो चुका है। आज जयपुर पहुंच रहे 4.5 साल बाद जयपुर में पीएम मोदी सभा को संबोधित करेंगे। तैयारियां आप वहां पर देख पा रहे हैं। जहां एक और कार्यकर्ताओं में उत्साह है तो वहीं सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। तो 4.5 साल बाद जयपुर में पीएम मोदी की सभा होने वाली है और इसका पूरा दामोदार महिलाओं पर सौंपा गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर महिलाओं को दी गई है। महिलाएं सारी व्यवस्थाओं को संभाल रही हैं। पंडाल से लेकर पार्किंग मंच से लेकर स्वागत सत्कार का सारा जिम्मा महिला शक्ति को सौंप दिया गया है। नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम बेहद खास माना जा रहा है। पार्किंग से लेकर सभा स्थल तक सभी बड़ी जिम्मेदारियां महिलाओं के कंधे पर है। साफ मैसेज बीजेपी की ओर से देने की कोशिश, जैसा कि बीजेपी लगातार ये दावा भी करती आ रही है, जहां पर नारी शक्ति वंदन विधेयक को पारित करते हुए यहां पर पीएम मोदी की ओर से एक और साफ मैसेज कि वो कैसे महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी सीरियस हैं। तो 4.5 साल बाद जयपुर में प्रधानमंत्री की सभा होने वाली है। चुनाव से पहले पीएम मोदी की बड़ी जनसभा है। तो पंडाल में खुली जीप में अभिवादन करते हुए पीएम मोदी सभा स्थल पर पहुंचेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वहां से। लगातार सभा स्थल की सभी व्यवस्थाएं महिला कार्यकर्ताओं को सौंपी गई हैं। तो पीएम मोदी का रथ सज धज कर तैयार हो चुका है, जिस पर कुछ ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठने वाले हैं। पीएम मोदी का बेसब्री से सभा स्थल पर इंतजार किया जा रहा है। लगातार कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 3 बजे सभा स्थल पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। 2 बजे जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके बाद खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सभा स्थल से जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचेंगे तो किस तरीके से चुनावी शंखनाद उनकी ओर से किया जाता है, ये देखना ही बड़ा दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे पहले जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे थे तो कई बड़े मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश उनकी ओर से की गई थी, जिसे लेकर निश्चित तौर पर कांग्रेस हमलावर भी रही थी और इस पर भी जमकर सियासत हुई थी। आज जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचेंगे तो किस तरीके से राज्य सरकार को घेरते हैं, क्योंकि कई बड़े मुद्दे बीजेपी के पास इस वक्त हैं। चाहे वो महिला सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के पास हो, पेपर लीक को लेकर युवाओं का मुद्दा हो और किसानों का। और सहयोगी सौरभ इस वक्त सीधे सभा स्थल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार वहां पर बने हुए हैं, वहां पर तैयारियों को दिखा रहे हैं और खास तस्वीरों को भी। सौरभ, चुनाव से पहले पीएम मोदी की एक बड़ी जनसभा, अभी क्या तैयारियां वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी सभा है। जयपुर में 4.5 साल बाद पीएम मोदी जो है वो आ रहे हैं और चुनावी वर्ष है और चूंकि 2 महीने बाद
राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने, इस लिहाज से पीएम मोदी का ये काफी महत्वपूर्ण दौरा जो है वो हो जाता है और किस प्रकार से कांग्रेस पर निशाना साधते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो सभा है कई मायनों में अहम जो है वो होने वाली है। पहली बार राजस्थान में इस प्रकार का कार्यक्रम जो है वो पीएम मोदी का बनाएंगे। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये जो पूरा पांडाल पीएम मोदी का, उसके बीचों बीच एक सड़क जो है वो बनाई गई है और पीएम मोदी खुली जीप में इस सड़क के जरिए ही मंच पर पहुंचेंगे। तो ये पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था कह सकते हैं कि बीजेपी द्वारा की गई है कि पीएम मोदी खुली जीप में तमाम लोगों का, कार्यकर्ताओं का, अपने समर्थकों का, चूंकि महिला कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचेंगी तो उनका यहाँ पर अभिवादन करते हुए पीएम मोदी जो है वो इस मंच की ओर जो है वो बढ़ेंगे। हालांकि तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ देर बाद बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचने लगेंगे, क्योंकि फिलहाल चूंकि शुरुआती वक्त है इस लिहाज से यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और धीरे धीरे लोगों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। चूंकि पीएम मोदी के कार्यक्रम में अभी बताया जा रहा है कि 1 घंटा जो है वो देरी हो चुकी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले पीएम 2 बजे आने वाले थे, लेकिन अब 3 बजे आएंगे और पहले धानक्या जाएंगे और उसके बाद जो है वो इस पांडाल में पहुंचेंगे और अपनी बात जो है वो रखेंगे। और देखना होगा किस प्रकार से पीएम मोदी जो है वो राज्य की कांग्रेस सरकार पर जो है वो निशाना साधते हैं। कुछ बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करने की कोशिश जो है वो करेंगे कि किस प्रकार का उत्साह जो है वो पीएम मोदी के दौरे को लेकर है। आप बताएं कि कहां से आप आए हैं और पीएम मोदी का ये दौरा कितना जोश जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं में भरेगा। मैं नावा विधानसभा और नागौर जिला है और वर्तमान कुचामन डीडवाना के नाम से जिला परिषद है। मोदी जी की जो व्यवहार और भारत की जनता के प्रति उनके कर्तव्य कार्य के प्रति निष्ठा को देखते हुए हम ये कह सकते हैं आने वाला समय पूरा भाजपा का ही रहेगा। मोदी जी ने आज अपने इन 2014 से शासन से लेके आज तक भारत में ऐसे कार्य किए जो किसी कोई नहीं कर पाया, चाहे वो 370 की धारा ले लो, चाहे मंदिर का निर्माण का ले लो, राम मंदिर के निर्माण को ले लो, और भारत की जो मातृशक्ति है उनको सबसे बड़ा अधिकार दिलाया। 33% जो आरक्षण है महिलाओं को दिलाने का कार्य अगर भारत में किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी क्या जी। लगता है ये गेम चेंजर साबित होगा? अभी आधी आबादी जो है वो पीएम मोदी के समर्थन में खड़ी होगी, क्योंकि ये बड़ा बिल था, काफी समय से इंतजार किया जा रहा था। बिल्कुल ये सच है। जिस प्रकार से एक हमारे देश के इतने बड़े महान देशभक्त आज तक पैदा नहीं हुए हैं, इतनी जो है जुनून उनका इस देश को सशक्त बनाने के लिए, हमारी भारतीय सेनाओं को सशक्त बनाने के लिए, इस देश को स्वावलंबी बनाने के लिए जो है बहुत ही बड़ा कदम है माननीय प्रधानमंत्री मोदी का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लोगों का यहाँ पहुंचने का सिलसिला जो है वो अब कुछ देर में और शुरू होगा, क्योंकि समय है, अभी काफी वक्त है पीएम मोदी के यहाँ पर पहुंचने का। पहले बिल्कुल सौरभ, अभी वक्त जरूर है लेकिन उत्साह अभी से काफी ज्यादा कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप बता रहे थे कि जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया गया है, गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। ये बहुत शुक्रिया सौरभ, आप नजर बनाए रखिएगा। रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। खालिस्तानी आतंकी रिंदा से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। आतंकी रिंदा की लोकेशन पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिंदा की लोकेशन पाक में होने का दावा किया जा रहा है। ड्रग्स का धंधा ऑपरेटर रिंदा था, हथियार और हवाला कारोबार भी संभाला करता था। खालिस्तान के टॉप आतंकी इस पर भरोसा करते हैं। दाऊद के भी लगातार रिंदा संपर्क में रहा है और इसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि रिंदा के लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया और फिलहाल उसका जो लोकेशन है, जो करंट लोकेशन है, वो पाकिस्तान में पाया जा रहा है। लगातार उसके ऊपर कई तरीके के आरोप लगते आ रहे हैं। आतंकी रिंदा की लोकेशन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में लोकेशन पाया गया है। दाऊद के संपर्क में लगातार रिंदा रहा है और इसके साथ साथ कई और आरोप इसके ऊपर लगे हैं। तो खालिस्तान के टॉप आतंकी रिंदा पर भरोसा करते हैं।
और अब बात करेंगे हिंडन बेस पर ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदर्शनी का उद्घाटन कर दिया है। आज से 2 दिवसीय ड्रोन शो की शुरुआत की जाएगी और यहां पर शौर्य गाथा का परिचय दिया जाएगा। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन हो रहा है। इसे इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया मिलकर कर रहे हैं। 2 दिनों तक ये ड्रोन शो चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक और निजी उद्योगों, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, मित्र देशों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और छात्रों और ड्रोन के प्रति जिज्ञासा रखने वाले तकरीबन 5000 लोग शामिल हो रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिंडन एयरबेस से, जहां पर इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए। 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री की ओर से कर दिया गया है। खास तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय ड्रोन शो की शुरुआत हो चुकी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्य आतिथ्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं और भव्य आयोजन में कई खास लोग भी शिरकत कर रहे हैं। एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। 2 दिनों तक ये ड्रोन शो चलेगा, जहां पर भारत की भव्यता और जिस तरीके से भारत देश लगातार आगे बढ़ रहा है उसका परिचय ड्रोन शो के जरिए दिया जाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी खास तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के कई विभागों के जो सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग के लोग हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं और सशस्त्र बलों सहित अर्धसैनिक बल और मित्र देशों के प्रतिनिधि भी यहां पर शामिल हैं। शिक्षाविदों से लेकर छात्रों और ड्रोन के प्रति जिज्ञासा रखने वाले भी तकरीबन 5000 लोग आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। 2 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। जो लोग ड्रोन में जिज्ञासा रखते हैं, जो शिक्षाविद हैं या फिर जो छात्र हैं, वो भी इस वक्त इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। ड्रोन की शक्ति यहां पर दिखाई जानी है। 3 अलग अलग तस्वीरें इस कार्यक्रम से जुड़ी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर 5000 नॉर्मल लोग और इसके साथ साथ कई बड़े अफसर्स भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जो ड्रोन को लेकर यहां पर प्रदर्शनी की जानी है उसके साक्षी बनेंगे। तो हिंडन एयरबेस गाजियाबाद से पहली ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर ड्रोन की प्रदर्शनी की जा रही है। ड्रोन यहां पर हवा में उड़ान भरते हुए किस तरीके से ड्रोन के जरिए सेना को शक्ति मिलती है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी खास प्रदर्शनी यहां पर सेना की ओर से की जा रही है। और साथ ही साथ तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, जहां पर सेना के कई बड़े अफसर आपको यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठे हुए नजर आ जाएंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ यहाँ पर कई जो उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ कई खास मेहमान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई छात्र जो कि ड्रोन को लेकर जिज्ञासा रखते हैं, किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल सेना को सशक्त बनाने में किया जाता है, सेना की शक्ति को और ज्यादा बढ़ाया जाता है। जैसा कि पहले भी हम लगातार आपको बताते रहे कि जब आतंकवादी हमला होता है तो किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यूएन के कार्यक्रम में भारत की तारीफ हुई है। G20 में आवाज उठाने पर भारत की जमकर तारीफ हुई है। आवाज उठाने पर भारत की तारीफ का बयान जयशंकर की ओर से सामने आया। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया और इसके जरिए उन्होंने बताया कि जिस तरीके से भारत ने तमाम अहम मुद्दों को लेकर आवाज उठाई है, उसको लेकर जमकर यूएन के कार्यक्रम में तारीफ हुई है। भारत की तारीफ यहां पर की गई है और इसका वीडियो शेयर किया गया है एस जयशंकर की ओर से। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट शेयर किया है और ये भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है, गौरव की बात है कि यूएन जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था वहां पर भारत की तारीफ हुई है। आप समझिए कितनी बड़ी बात है ये भारत के लिए, जब भारत की तारीफ यूएन के कार्यक्रम में की जाती है। सुनिए। India now has a seat at the table. And India is taking us on board. India is investing in humanity. When India is successful, they give you the tools also to be successful. I want India to know that the rest of the global south is with you for that journey. And we are going to do it together. Together, we're going to make this journey for humanity. The fact that India
itself, as a developing country, extends the hand of friendship to us is something that we are eternally grateful for. The fact that you are able to share with us in spite of... और केरल से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीएफआई पर ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। केरल में कई जगहों पर एक साथ ईडी की ओर से छापेमार कार्रवाई की जा रही है। पीएफआई के पूर्व कार्यकर्ताओं के घर पर छापे पड़े हैं। तो कई ऐसे नाम जहां पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है, जो कार्यकर्ता पीएफआई के रहे हैं, उनके घर पर अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। ईडी की ओर से एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पर इस वक्त मौजूद हैं। एर्नाकुलम से लेकर त्रिशूर में भी छापेमार कार्रवाई चल रही है। मल्लापुरम से लेकर वायनाड में भी ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है। और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 3.0 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप आज सुबह 8:35 पर 5 किलोमीटर की गहराई पर आया। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के आंकड़ों के अनुसार पिछले हफ्ते हिमाचल प्रदेश के मंडी और चंबा में भी रेक्टर पैमाने पर 2.8 और 2.1 तीव्रता के हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो कई पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंप के हल्के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों से संवाद का कार्यक्रम तय है। लगभग 18 लाख लाभार्थियों के खातों में रुपए ट्रांसफर किए जाने हैं। लगभग 74 करोड़ रुपए लाभार्थियों के खातों में सीधे ट्रांसफर होंगे। शाम 4 बजे उमेद स्टेडियम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम तय किया गया, जिसे लेकर वहां पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कुछ ही समय में वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, जहां पर वो संबोधित करेंगे सभा को। साथ ही साथ जो लाभार्थी हैं उनसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवाद करते हुए नजर आएंगे। चुनावी साल में लगातार सौगातों की बौछार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, जैसा कि उन्होंने पहले ही दावा किया था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और इसी बात को चरितार्थ करते हुए यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जब उन्होंने कई सौगातें एक एक कर लोगों को दी हैं, जिनके दम पर उनका दावा भी है कि आगामी चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस की ही सरकार रिपीट होगी। जोधपुर वासियों को ऐसे ही आज बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं, जहां पर इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवाद भी करेंगे। और साथ ही साथ लगभग 18 लाख लाभार्थियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाने हैं। रुपए ट्रांसफर होंगे। कुल 74 करोड़ रुपए लाभार्थियों के खातों में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। इतना ही नहीं, कई और खास सौगातें देने वाले हैं आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कई खास कार्यक्रमों का लोकार्पण भी किया जाएगा। महाधिवक्ता कार्यालय का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किया जाना है। राजस्थान हाईकोर्ट में महाधिवक्ता कार्यालय बना हुआ है, जिसका आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकार्पण करेंगे। 1 AG और 10 AG सरकारी वकील इसमें बैठ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज राजस्थान हाईकोर्ट में नवनिर्मित महाधिवक्ता कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी ने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहां दोपहर 12:15 पर पहुंचने का कार्यक्रम है। वह यहां पर लगभग 2 घंटे तक रुकेंगे और इस दौरान सीएम अधिवक्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह होंगे। रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एनआईए की अहम बैठक होने वाली है। खालिस्तानी आतंकियों पर एनआईए की सख्ती देखने को मिलेगी। 5 से 6 अक्टूबर को ये अहम बैठक होगी, जिसमें कई बड़े फैसले हो सकते हैं खालिस्तानी आतंकियों को लेकर। देश भर के एटीएस प्रमुख भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। एनआईए और आईबी चीफ भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। रॉ चीफ भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो देश के कई प्रमुख इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। खालिस्तानी आतंकियों को लेकर माना जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। जिस तरीके से लगातार खालिस्तानी आतंकी कनाडा में अग्रेसिव मोड पर हैं, यात्राएं वहां पर निकाली जा रही हैं, उसी को लेकर इस बैठक में खास रणनीति तैयार की जाएगी कि कैसे इन खालिस्तानी आतंकियों पर लगाम लगाया जा सके। जो इनके आका हैं उन्हें कैसे पकड़ा जा सके। और साथ ही साथ जिस तरीके से खबर यह भी आ रही थी कि पाकिस्तान से
फंडिंग की जा रही है, टेरर फंडिंग, इसे लेकर भी इस बैठक को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि खालिस्तानी आतंकियों को जो फंडिंग की जा रही है उन पर कैसे लगाम लग सके। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। कुएं से मासूम का शव बरामद किया गया। 4 दिनों से लगातार ये मासूम लापता था। खिरोदा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। शव को कुएं से बाहर निकाल लिया गया है। फिसल की टीम ने मौके से साक्ष्य भी इकट्ठा किए हैं। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो मासूम लगातार लापता था, जिसकी तलाश की जा रही थी, और अब मासूम के शव को बरामद कर लिया गया है। फिसल ने मौके से साक्ष्य भी जुटा लिए हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर मासूम कुएं में कैसे गिरा, क्या ये हत्या है या फिर कोई घटना घट गई उसके साथ। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच लगातार जारी है। पुलिस वहां पर पहुंची हुई है। सबसे पहले शव का पोस्टमार्टम कराया जाना है, उसके बाद ये कुछ हद तक खुलासा हो सकेगा कि आखिर ये मौत कैसे हुई है। तो 4 दिनों से ये बच्चा लापता था, जिसकी तलाश की जा रही थी, और अब कुएं से इसका शव मिल चुका है, जिसे देखने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। तुरंत पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कुएं से बाहर निकाल लिया गया और पुलिस ने इस मामले को लेकर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य भी इकट्ठा कर लिए हैं। और सीकर जिले के रामगढ़ शेखावाटी इलाके में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद उसे कुएं में डालने के मामले को लेकर लगातार राजनीति भी गर्माती चली जा रही है। नाबालिग लड़की का शव घर से कुछ ही दूर कुएं में पड़ा मिला, जिससे हड़कंप मच गया। परिजनों की शिकायत पर 2 नाबालिग और एक युवक को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं गैंगरेप के बाद हत्या की खबर सामने आने के बाद सियासत शुरू हो चुकी है। इलाके के नेता थाने पहुंच गए और धरना शुरू कर दिया। कांग्रेस हंगामे के बीच पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करा दिया। कस्बे में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि नाबालिगा चूरू जिले की रहने वाली थी और अपने नाना नानी के यहां रहकर पढ़ाई कर रही थी। गांव में आज जो घटना हुई थी एक बालिका के कुएं में गिरने की, उसके संबंध में बहुत सारे लोग और जनप्रतिनिधि आए थे, जिनकी डिमांड थी कि वही सही कानूनी कार्रवाई हो और उचित मुआवजा मिले। दोनों बातों पे सहमति हो गई, सही तफ्तीश कर देंगे और जो भी नियमानुसार उचित मुआवजा है उसके लिए प्रस्ताव भिजवा देंगे। और कर लेते इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। धौलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 40,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। हटकोर हिस्ट्री शीटर बदमाश भगवान दास गिरफ्तार हुआ है। 43 मुकदमों में लंबे समय से यह फरार चल रहा था। बदमाश के पास से कट्टा और 8 कारतूस भी मिले हैं। बाड़ी सदर पुलिस और एडीएफ टीम की ओर से संयुक्त कार्रवाई की गई, जहां पर यह बड़ी सफलता हाथ लगी। कुल 43 मामले इस बदमाश के खिलाफ दर्ज हैं। 40,000 का इनामी बदमाश था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हार्डकोर हिस्ट्री शीटर भगवान दास को गिरफ्तार किया गया है, जो लंबे वक्त से फरारी काट रहा था। लंबे वक्त से पुलिस को इस बदमाश की तलाश थी और अवैध हथियारों की सप्लाई से लेकर कई मामले इसके खिलाफ दर्ज किए गए थे। कोटा से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। ठेका कर्मियों की हड़ताल से परेशानी बढ़ती चली जा रही है। 1,500 ठेका कर्मियों की हड़ताल से हंगामे के आसार हैं। मरीजों और परिजनों की भी परेशानियां यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देर रात ठेका कर्मियों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध भी जताया। आज एमबीएस अस्पताल परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ किया जाना है। हड़ताल के चलते 3 अस्पतालों की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ठप हो चुकी हैं। यहां पर गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मरीज से लेकर जो परिजन यहां पर पहुंच रहे इलाज के लिए, वो भी खासा परेशान है। लेकिन सवाल यह है कि ठेका कर्मियों का यह हड़ताल आखिर कब खत्म होगा, क्योंकि उनकी ओर से चेतावनी दी गई है कि जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाता है, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। और कोचिंग नगरी में डेंगू का डराने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है। 1000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। चिकित्सा विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद डेंगू का खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटे में डेंगू मरीजों के 17 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा डेंगू का खतरा कोचिंग इलाकों में देखा जा रहा है, जहां पॉजिटिव मरीजों में 375 से ज्यादा कोचिंग स्टूडेंट शामिल हैं। वहीं चिकित्सा विभाग का दावा है कि उनकी टीमें शहर सहित ग्रामीण अंचल में सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज कर रही हैं। डेंगू कोटा में सबसे ज़्यादा रीजन है कि यहाँ पर हॉस्टल्स जो हैं
उनमें कूलर और टंकियां जिस तरह से लगी हुई हैं, तो कूलर इतने ऊंचे लगे हुए हैं कि न तो उनकी वो हॉस्टल वाले सफाई कर पाते हैं रेगुलर, और 7 दिन में जो हमारा अभियान है हर रविवार डेंगू मलेरिया पर वार 8 बजे से 8:30 बजे तक सबको अपने घर के टंकी, कूलर, परिंदे और गमले की ट्रे, गमले की नीचे रखी हुई ट्रे और मनी प्लांट जो पानी के अंदर लगाए जाते हैं उसके पॉट को भी खाली करना होता है। इवन फ्रिज के पीछे जो ट्रे होती है उसमें लार्वा बहुत सारे पाए जाते हैं। इन सबको सबको अपने घरों की साफ़ सफाई के दौरान इन सबको भी खाली करना होता है और रगड़ कर साफ़ करना होता है ताकि उसके अंदर जो अंडे लगे हुए हैं वो भी रगड़ने से वॉश होकर निकल जाएं।